नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है HT8 PRT 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, इसका एग्ज़ाम पहले भी डिसाइड हो चुका था, लेकिन कुछ कारणवश इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब डेट को आगे बढ़ाया है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। कुछ कारणवश इसकी एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया है। तो अब आप लोगों को अपनी तैयारी छोड़ना नहीं है, आपको अपनी तैयारी अभी से करना है, ताकि आगे तक एक बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो तभी जागते हैं जब कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी विद डीके अभी से ही आप लोगों को एक बेहतरीन और शानदार तरीके से तैयारी करवा रहा है, जो कि आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक की, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लगातार जारी कर रहा है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे HT8 PRT के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट होता है, उस लेवल फर्स्ट में क्लास फर्स्ट से लेकर 5 तक का पोर्शन आता है। तो आज की इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 2017 से लेकर 2023 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आप लोगों के सामने यहाँ पर वो प्रश्न होने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार आते हैं। ठीक, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं लिया गया, वह सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्लास की शुरुआत करेंगे बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोगों को यहां पर बताना है भैया, इस प्रश्न का जवाब देना है कि रॉकेट जो होता है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। बल के सिद्धांत पर, संवेग के सिद्धांत पर, वेग के सिद्धांत पर, या द्रव्यमान के सिद्धांत पर। तो प्यारे साथियों, यहां पर जो रॉकेट होता है यह संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो संवेग संरक्षण का नियम है ये क्या कहता है? तो संवेग संरक्षण का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि किसी भी पिंड का संवेग जो होता है हमेशा संरक्षित रहता है। यानी कि जो पिंड होता है, इस पिंड का संवेग जो होता है हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। उस पर कौन सा बल भैया? बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक, बल ना लगाया जाए, तब तक वो कैसा रहता है? नियत रहता है। यह कहता है कौन सा नियम? संवेग संरक्षण का नियम, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में भी जाना जाता है? आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए ऐसा कौन सा उद्योग है जिसे सनराइज उद्योग के रूप में भी जानते हैं। ठीक सर, सनराइज उद्योग क्या होते हैं? तो हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। लौह और इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से यहां पर कोड दे रखे हैं। क्या ABC तीनों को, C और D दोनों को, केवल B को, या केवल D को? तो यहां पर सनराइज उद्योग के नाम से जिस उद्योग को जाना जाता है वो सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब यहां पर IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो भैया इसमें कौन कौन सी चीज आती है? तो IT के अंतर्गत यदि देखा जाए तो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं, जो इस्तेमाल करने सूचना का प्रबंधन और वितरण जो किया जाता है, सूचनाओं का वितरण प्रबंधन जो किया जाता है वो IT सेक्टर के अंतर्गत ही किया जाता है। सर, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो इसके अंतर्गत यदि देखा जाए प्यारे साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत तो कंप्यूटर है। ठीक, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम इसके अंतर्गत आता है। हार्डवेयर भी इसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर यदि देखा जाए तो वो भी इसी के अंतर्गत काम करने वाली एक पद्धति है, सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को बताई जा रही है वो किसके अंतर्गत आती है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अफाई करे दुबैया प्रजातियां हैं। ये जो आपके सामने प्रजातियां दे रखी है ये आपको बताना है भैया कि ये प्रजातियां किसकी है। अफाई करे दुबैया जो प्रजातियां हैं ये किसकी है? जहरीले सांप की है, मछली की है, जहर विहीन सांप की है, या मेंढक की है? तो अफाई करे दुबैया जो प्रजातियां हैं ये किसकी प्रजातियां हैं? तो जहरीले सांप की प्रजातियां हैं। ये इतने जहरीले सांप होते हैं कि इनके काटने के तुरंत बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है।
सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से क्या बनता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं सर, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता लगती है? तो जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो मृत पादप पर क्रिया करने से जो बनता है वो पदार्थ क्या है? मशरूम है, रेत है, काष्ठ है या ह्यूमस है? तो ये होता है ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस। सर ह्यूमस को और क्या बोलते हैं? तो ह्यूमस को बोला जाता है जीवांश। क्या बोला जाता है? जीवांश। सर जीवांश क्या होता है? तो एक तरीके से जो जीवों के अंश होते हैं, जीवों के अंश, इन जीवों के अंश को ही प्यारे साथियों बोला जाता है जीवांश, जो कि आपको पता होना चाहिए। जीवांश कह सकते हैं या जीवाश्म भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? जो जल है उस जल में जीवाणुओं को मारने के लिए कौन सी गैस को प्रवाहित किया जाता? ब्रोमीन को प्रवाहित किया जाता, क्लोरीन को प्रवाहित किया जाता, आयोडीन को या नाइट्रोजन को? तो जीवाणुओं को मारने के लिए जल में जिस गैस को प्रवाहित किया जाता है प्यारे साथियों, वो होती है क्लोरीन। कौन सी होती है? क्लोरीन होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 6 नंबर का प्रश्न है। ये सारे के सारे वह प्रश्न हैं जो HT8 PRT में पूछे गए हैं। पिछले विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्यारे साथियों, यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से होगी। यदि आप लेट करते हैं या फिर आप यूँ सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही मैं तैयारी करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आपको अभी से ही अपनी तैयारी को मजबूत करनी है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर यानी कि जो परमाणु संयंत्र होते हैं, इनको बनाने के लिए, इनमें ईंधन के लिए, इनके अंदर जो ईंधन बनाया जाता है उसमें किस तत्व का उपयोग होता है? यूरेनियम का, कैडमियम का, ल्यूटेरियम का या सोडियम का? तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों, वो किया जाता है यूरेनियम का। किसका किया जाता है? यूरेनियम का, जो कि आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों व नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है? क्या सभी में बराबर रहती है? दूसरा, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, यानी भूमि के अंतर्गत जो जल पाया जाता है क्या सभी जगह समान रहता है? विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है? विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा 7वें का हो जाएगा डी वाला नंबर, यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन है। विश्व में जल की कुल मात्रा क्या है? नियत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो विश्व है, इस विश्व के लगभग 71% भूभाग पर यदि देखा जाए तो 71% भूभाग पर क्या है? जल है। और बाकी 29% भूभाग पर क्या है? तो 29% भूभाग पर स्थल है, जो कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन के बारे में निम्न में से सही है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। यह जानवरों व पादपों के शोषण के लिए अनिवार्य है, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3 है, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। यहाँ पर कूट दे रखे हैं, इन कूट में से कौन कौन सा सही है? क्या ABC तीनों सही है? क्या B और D दोनों सही हैं? केवल B सही है या A और D दोनों सही हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा B और D, 8वें का 2, यानी कि B और D का मतलब यहां पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में भी करते हैं। किसका उपयोग? ये ओजोन नहीं ओजोन है भैया, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान है, यानी कि इसकी वजह से किसमें तापमान बढ़ता है, ये आप लोगों को बताना है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहां पर तापमान बढ़ता है? क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ता है, आयन मंडल का तापमान बढ़ता है, मध्य मंडल का बढ़ता है या समताप मंडल का बढ़ता है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस स्थान का तापमान बढ़ता है वो है क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, वो मौसम संबंधी सभी की सभी घटनाएं जो होती है प्यारे साथियों, वो होती है क्षोभ मंडल में। और बाकी ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। आयन मंडल में जो हमारी आईटी की यदि हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या नेटवर्क की बात करें, तो नेटवर्क का आदान प्रदान कहां से होता है? तो आयन मंडल से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत के अंतर्गत सांगपो नदी है, इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है,
ठीक। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में यहां से ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है इसे तिब्बत कहते हैं। तो यहां से एक नदी है, इस नदी की यदि हम बात करें तो भारत से निकलती है, जैसे इस क्षेत्र से होकर जाती है, तो इसे जिस नाम से जाना जाता है वो है सांगपो। कौन सी नदी है ये? भारत में इसे जिस नाम से जाना जाता है बच्चों याद रखिएगा, सांग मतलब भारत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो कहते हैं, लेकिन भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक। और यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, कहां पर? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जिस नाम से जाना जाता है तो ये जमुना कहलाती है। ठीक। आगे जाके जमुना कहलाती है और कहीं ना कहीं और आगे बढ़ती है। तो जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों आपस में मिलती है तो दुनिया के एक सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि आपको ज्ञात ही होगा। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जो कि सुंदरवन डेल्टा है। ठीक। और ये सुंदरवन डेल्टा कौन सी खाड़ी में बनता है? कौन सी खाड़ी के पास में? तो बंगाल की खाड़ी के पास में बनता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11वां। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। हेजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। हेजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया। एनीमिया, स्कर्वी, वात स्फीति, टाइफाइड। हेजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी। तो जल के प्रदूषण से होने वाला रोग जो है, एक तो हेजा है, पेचिस है, पोलियो है और टाइफाइड है। ये जो होते हैं ये किसके वजह से होते हैं? जल प्रदूषण की वजह से। अब जल प्रदूषण कैसे होता है? तो हमारे घरों के आसपास कहीं पर भी आपने देखा होगा ऐसे जल भरा होता है। तो जल में क्या है, यहाँ पर जल भरा होता है तो इसमें बहुत दिनों तक भरा रहने होने के कारण ये सड़ने लगता है और सड़ने के कारण यहाँ पर मच्छर पैदा होने लगते हैं। और मच्छर जब इस जल के पास जाते हैं तो वह जो उनका लार होता है जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करा देते हैं तो ये सारी बीमारियां होती है। चलिए अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। जो वन है उन वन के अंतर्गत जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम जो है, उसमें पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला कौन सी है? मतलब एक के बाद एक अगली पीढ़ी कौन सी है? तो पादप प्लवक, जलपिस्टू, छोटी मछली, टूना। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, पर्णकर्कट, शैवाल, केकड़ा, छोटी मांसाहारी मछली, बड़ी मांसाहारी मछली। मृत कार्बनिक पदार्थ, कवक, जीवाणु। तो इसमें से जो सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर 2। मतलब घास, घास के ऊपर डिपेंड रहता है टिड्डा, टिड्डा के ऊपर डिपेंड रहती है मेंढक, मेंढक के ऊपर डिपेंड रहता है सांप, और सांप को खाता है कौन? बाज। तो ये एक सही क्रम दर्शाता है जो कि आपको पता होना चाहिए। घास को खाने वाला टिड्डा, टिड्डा को खाने वाली मेंढक, मेंढक को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला बाज। ठीक। ये खाद्य श्रृंखला का एक सही आपके सामने चित्रण है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? मतलब जो जल का चक्र है, इस जल के चक्र में एक ऐसी प्रोसेस होती है कि एक वर्षा के जल से लेकर वापस वर्षा के जल तक बनने की क्रिया में कौन सी क्रिया सहायक नहीं है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण, प्रकाश संश्लेषण। तो वाष्पीकरण भैया एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा भाप बनकर उड़ जाना। वाष्पोत्सर्जन भी वही क्रिया है, अवक्षेपण भी है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जल चक्र में शामिल नहीं है। तो 13वें का सही उत्तर हो जाएगा 4th। चलिए अगला प्रश्न है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोयाबीन की, मूंगफली की, रतनजोत की, सूरजमुखी की। तो बायोडीजल के लिए जिसकी खेती की जाती है भैया वो है रतनजोत, और रतनजोत को ही एक और जिस नाम से जाना जाता है वो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जो कि जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा को रतनजोत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है जो पृथ्वी है। इस पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। एक सबसे ऊपर वाली जो परत होती है इसे हम बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक। बीच वाली जो परत है इस परत को क्या बोला जाता है? मेंटल। और इसके नीचे वाली जो परत होती है इसे क्या बोला जाता है? क्रोड। तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है, ऊपर वाली भूपर्पटी, बीच वाली मेंटल, तीसरी वाली क्रोड। तो भूपर्पटी में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या? कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाली तत्व है वो है ऑक्सीजन। ठीक। इसे कहीं ना कहीं किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से? सीमा के नाम से जाना जाता है। और इसे किसके नाम से? तो नीफे के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इनके नाम इनमें पाए जाने वाले तत्व के आधार पर है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा, निकेल और फेरस की मात्रा ज्यादा, अलग अलग क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे
चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके पैरों के तलवे कैसे होते हैं? चिपचिपे, यानी कि उनके जो ऐसे जो पैर होते हैं इनमें कहीं ना कहीं एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उनको कहीं ना कहीं किस पे चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं? तो पेड़ों पर चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, तो टुकेन पक्षी, ध्रुवी भालू, पेंगुइन, लाल आंख वाला मेंढक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाल आंख वाला मेंढक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? मतलब आपके सामने यहाँ पर वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा है जो हमें वन से प्राप्त नहीं होता? गोंद, प्लाईवुड, लाख या केरोसिन? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा केरोसिन, क्योंकि केरोसिन को जो है वो जमीन से खोदकर प्राप्त किया जाता है। जमीन से खोदकर इसको प्राप्त किया जाता है, किसको? केरोसिन को। बाकी गोंद, लाख, प्लाईवुड इन सभी को वन से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तथा ऑक्साइडों के कारण होती है। मतलब जो अम्लीय वर्षा होती है ये किन किन के मिलने से होती है? कार्बन और फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फ्लुओरिन। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 18 अक्टूबर को, 16 सितंबर को, 17 नवंबर को, 16 अगस्त को। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कविता द राइम ऑफ द एनुशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई है? यह द राइम ऑफ द एनुशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई? जीन विलियमसन, जॉन रोज, स्टुअर्ट फायरस्टीन, एस.टी. कोलरिज। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा एस.टी. कोलरिज। तो 20वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब एक जो समुदाय होता है उस समुदाय में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो विविधता पाई जाती है उन विविधताओं के समूह को ही पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा तंत्र है जो उसको ज्यादा से ज्यादा आच्छादित मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको घेर कर रखता है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र या रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप सभी लोगों को पता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरे विश्व में ज्यादा से ज्यादा यदि क्षेत्र को घेर कर रखता है तो वो है समुद्र, और समुद्र के अंदर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। ठीक, कौन सा भैया? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना आप लोगों को बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने यहाँ पर 1814, 1875, 1916 या फिर 1969। तो इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। इसे कहीं ना कहीं जीएसआई नहीं जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, ये जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी याद रख लेना, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पूछा जा सकता है कभी आपसे पर्यावरण और वन मंत्रालय कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला संस्थान है जो कि ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी इसके बारे में पूछा जाए इसके टोटल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय, इसके क्षेत्रीय केंद्र जो है भैया वो याद रखिएगा 16 है क्षेत्रीय केंद्र। ठीक, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में इसके केंद्र हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 16 है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो यहां पर आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले महासागर की बात आई है। तो महासागर क्या होती है? एक जल की विशाल राशि जो होती है उसे महासागर बोलते हैं, और पृथ्वी पर महासागर की संख्या 5 है। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, ये 4 तो है। एक और 5वां बता दूं मैं, जो कि है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर ये है, लेकिन एक जो है भैया वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर।
आर्कटिक महासागर। ठीक, 4 तो ऊपर दे रखे हैं, लेकिन एक जो नहीं दे रखा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर। और हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो देश है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के नाम पर जिस महासागर का नाम पड़ा है वो है हिंद महासागर। बाकी सबसे बड़ा महासागर यदि हम बात करें तो बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो 23वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। जो वायु प्रदूषण होता है, जो वायु की वजह से होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह के द्वारा जो धुआं निकाला जाता है वो एक तरीके से वायु प्रदूषण का उदाहरण है। हम हमारे खेतों की जो पालियां होती है, गेहूं को कटने के बाद जो बचता है उसको जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है। हम कचरे को जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है उनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, वनस्पति का विघटन, ऑटोमोबाइल निकास। तो अपने मुताबिक यदि देखा जाए जो प्राकृतिक घटना है जो वायु को प्रदूषित करती है तो उनमें ज्वालामुखी विस्फोट भी है, जंगल की आग भी है और वनस्पति का विघटन भी, मतलब ए बी सी तीनों। तो 24वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑटोमोबाइल एक क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता नींबू में, आंवले में, कच्चे आम में, अंगूर में। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं किसके बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को अम्ल और क्षार के बारे में पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार क्या है। तो अम्ल जो होता है ये क्या है भैया, अम्ल। ठीक, तो आप लोगों को पीएच पैमाने के बारे में पहले पता होना चाहिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 से 14 तक के नंबर होते हैं, जिसमें आपको पता होगा 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं या 1 से 7 तक के जो नंबर होते हैं ये किसी भी चीज़ की अम्लता को दर्शाते हैं। और 7 से 14 तक के नंबर जो होते हैं वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो क्षार को दर्शाते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर अम्ल जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, बल्कि क्षार जो होता है ये कैसा होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कैसा होता है भैया, कड़वा होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्ल जो होता है ये क्या करता है, तो ये लिटमस पेपर जो होता है इसको, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, कौन, क्षार। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी टार्ट्रिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है, तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा नींबू में, क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटनी बहुलक है? जैव विघटनी बहुलक का मतलब जिसे समाप्त किया जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक, और जिस चीज को समाप्त किया जा सकता है वो एक तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन में है पॉलीथीन, नायलॉन 6, पॉलीविनाइल क्लोराइड या सेल्यूलोज। तो आप लोगों ने देखा है जो पॉलीथीन होती है उसको जला दो या नष्ट कर दो फिर भी वो वातावरण में मौजूद रहती है, वो खत्म नहीं होती है। ऐसी ही पीवीसी होता है। पीवीसी का मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो डोरी वगैरह होती है, जो इलेक्ट्रिक के जो तार होते हैं उनके ऊपर भी एक पॉलीथीन की कवर चढ़ाई जाती है। ठीक, तो वो पीवीसी के रूप में होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसा ही नायलॉन होता है। तो इनको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सेल्यूलोज को खत्म किया जा सकता है। तो जैव विघटनी बहुलक जो है वो हो जाएगा सेल्यूलोज। तो 26 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 सितंबर को, 5 मार्च को, 5 नवंबर को। ये प्रश्न हर एक विद्यार्थी को पता होगा, इसको कोई भी गलत नहीं करेगा। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा होता है? यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है इसका सबसे उत्तम सूचक यानी कि इसको दर्शाने वाला जो तत्व है या दर्शाने वाला जो आपके सामने 4 ऑप्शन है इनमें से कौन है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, लाइकेन या शैवाल। तो प्यारे साथियों जो लाइकेन होता है, सर लाइकेन क्या है? तो कवक और शैवाल। किस किस की बात कर रहा हूं मैं? कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल के मध्य या इनके दोनों के मिलने से जो चीज बनती है तो वो बनती है लाइकेन। और लाइकेन जो होता है क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषण होता है इसका एक बहुत अच्छा सूचक होता है। तो यहां पर 28 का सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। चलिए टेडपोल,
के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? जो टेडपोल है, इस टेडपोल के शरीर में परिवर्तन करने हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए या कार्बन होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 29वें का 3, यानी कि आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल के निम्न क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल के बारे में आपको पता होगा, वायु या फिर हम यूं बोलें गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, गैसों का जो मिश्रण होता है उस गैसों के मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और जो वायुमंडल होता है इसमें अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो मुख्यतः कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऑक्सीजन और ओजोन पाई जाती है? मध्यमंडल समताप मंडल, क्षोभमंडल समताप मंडल, बहिर्मंडल बाह्य मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो इससे पहले मैंने आपको बताया वायुमंडल की सबसे निचली परत या वायुमंडल के सबसे करीब की परत क्षोभ मंडल है, और जिसमें ओजोन परत पाई जाती है वो कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। तो 30वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, रिकेट्स, पीलिया, एनीमिया। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स। वहीं विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा है? रतौंधी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, वहीं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है वो है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। ठीक, वहीं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला है स्कर्वी रोग, जो कि एग्जाम में आता है। वहीं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। वहीं विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है बांझपन। ठीक, ये अलग अलग प्रकार के रोग हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। वहीं विटामिन के की यदि हम बात करें तो के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। ठीक, ये सारे के सारे रोग आप लोगों के सामने हैं कि कौन से विटामिन की वजह से या कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है। और विटामिन डी की कमी को पूरा किससे किया जा सकता है? तो विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में है? जो वायुमंडल है, अभी आपको बताया वायुमंडल क्या है? तो गैसों का मिश्रण, और गैसों का मिश्रण है तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में पहले नंबर पर जो पाई जाने वाली गैस है, पृथ्वी पर 78% जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। उसके बाद यदि देखा जाए दूसरे नंबर पर जो पाई जाने वाली गैस है भैया वो है लगभग 20 से 21% मात्रा में, जो कि है ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पर जो पाई जाने वाली जो गैस है वो है कार्बन। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले नंबर पर कौन सी है? तो नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो 32वें का हो जाएगा सही आंसर नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है, आलोचनात्मकता, सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन, ठीक, में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? यानी कि जो ईवीएस के अंतर्गत यदि हम बात करें तो शिक्षण दृष्टिकोण का सबसे मुख्य जो गुण है वो कौन सा है? व्याख्यान आधारित निर्देश, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चाएं, मानकीकृत परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चाएं। अगला प्रश्न है 34। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन रोल प्ले गतिविधि में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? यानी कि बच्चों के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का अच्छे से ज्ञान हो, उसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? छात्रों के कार्यों और निर्णयों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालना, छात्रों के अनुसरण करने के लिए एक कठोर स्क्रिप्ट प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं तलाशने और निर्णय लेने में उनके अनुमति देना, या छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने से हतोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं तलाशने और अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देना, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत इस गतिविधि का क्या होगा? विकास होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से सही ढंग से मेल नहीं खाता? आपके सामने जैसे यहाँ विटामिन दे रखा है और उसके आगे उसका रोग दे रखा है, उससे मेल नहीं खाता है, जो इसे रोकने व कम करने में मदद कर सकता है, तो उसे बताना है वो कौन सा है। विटामिन सी से स्कर्वी, ये सही है। विटामिन डी से रिकेट्स,
ये भी सही है। विटामिन ए से रतौंधी, ये भी सही है। विटामिन के से क्षय रोग तो बिल्कुल गलत है, ये आप लोगों के सामने मेल नहीं खाता है। तो 35वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 36। कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं? जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं उनको कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किया जाता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु प्रेषण को कम करना, विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना, बिजली उत्पादन में पानी की आवश्यकता को कम करना, या कोयला या पेट्रोलियम का अधिक आसानी से परिवहन करना। तो इस ताप विद्युत क्षेत्र को कोयले या तेल क्षेत्रों के पास स्थापित इसलिए किया जाता है ताकि कोयला या पेट्रोलियम का अधिक आसानी से क्या हो सके, परिवहन हो सके, जल्दी से जल्दी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसीलिए कहने के ताप विद्युत संयंत्र को कोयले या तेल क्षेत्रों के पास स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर तेल क्षेत्रों की या फिर विद्युत संयंत्र की बात हुई है तो आपको पता ना होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जहाँ पर तेल शोधन इकाई की स्थापना की गई थी वो क्षेत्र है असम, और असम के अंदर जहाँ पर स्थापित किया गया था वो है डिगबोई। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, स्मॉग है ओजोन एवं धुआं, वाहन कारित प्रदूषक, कोहरा एवं ओजोन, या कोहरा एवं धुआं। तो स्मॉग जिस चीज का उदाहरण है वो है कोहरा एवं धुआं, यानी कि कोहरा और जब धुआं आपस में मिलता है तो वो किस चीज का उदाहरण है? एक तरीके से स्मॉग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 38। प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है, ऐसा कौन सा संसाधन है जो भूमि के ऊपर जीवन का निर्धारण करता है? मृदा की प्रकृति, जल, तापक्रम, या मृदा का पीएच। तो यदि पृथ्वी के ऊपर जल नहीं होगा तो सीधी सी बात है जीवन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है जल और एक वायु। इसीलिए पृथ्वी पर जो है वो है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? तो एक आप लोगों ने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक, एक यदि देखा जाए तो जिसे हम बोलते हैं जलमंडल। वायुमंडल के अलावा एक जो इकाई होती है जो होती है जलमंडल। ठीक, एक जो इकाई होती है जिसे हम बोलते हैं स्थलमंडल। ठीक, तीसरी चीज जो है ये क्या है? स्थलमंडल। अब जहां पर ये तीनों चीजें मिलती है, कौन कौन सी? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। जहां पर ये तीनों चीजें मिलती है उस क्षेत्र को बोला जाता है जैवमंडल। और भारत नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जैवमंडल मौजूद है तो वो है पृथ्वी। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो जैवमंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है 39। निम्न में से कौन सा वाहन कारित प्रदूषक नहीं है? यानी कि जो वाहन से निकला हुआ प्रदूषक नहीं है वो आपको बताना है। कणकी पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम वाहन को चलाते हैं तो वाहन को चलाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। ठीक, यानी कि उसमें से गैस निकलती है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निष्कासन होता है। कणकी पदार्थ क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी को चलाते समय उसके साइलेंसर में इस प्रकार से काला काला सा एक पदार्थ जमा हो जाता है। वो पदार्थ जो होता है वो धुआं ही होता है, जो एक कणकी पदार्थ के रूप में है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका प्रदूषक नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनें। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जिनमें से 3 सही हैं, एक जो गलत है उसको बताना है। तो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। पहला ऑप्शन है लाइकेन व मोश मृदा निर्माण में सहायक, मृदा संरचना को सुरक्षित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस है, सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे उसका निर्माण हुआ है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि सूर्य, जल तथा वायु की यदि अपन बात करें तो ये मृदा निर्माण में सहायक है। इसमें बोला गया है कि योगदान नहीं है, तो भैया इनका योगदान है, क्योंकि जल से भी, सूर्य से भी, वायु से भी, इन तीनों से यदि देखा जाए तो किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है 41। इसमें भी आप लोगों को असत्य कथन चुनकर बताना है कि असत्य कथन क्या है। पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र में पोष स्तरों की संख्या को सीमित करता है। ओजोन क्षरण में CFC का प्रमुख योगदान है।
मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि मानव के द्वारा जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है वो कचरा हमेशा जैव निम्नीकरणीय है। तो इन ऑप्शनों के मुताबिक इसका सही जवाब हो जाएगा जो 41वां है, इसका सही है पारितंत्र के विभिन्न घटक जो है दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42वां। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, यानी कि जो स्थल के अंतर्गत जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या किसकी होती है, अपघटक की, उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की या द्वितीयक उपभोक्ता की। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जिसकी ज्यादा से ज्यादा संख्या होती है वो होती है अपघटक की। ठीक, अभी यहां पर उत्पादक क्या होते हैं, तो उत्पादक की यदि हम बात करें तो उत्पादक वो होते हैं जो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जो पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों से जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो होते हैं क्या, उत्पादक। और इन्हीं उत्पादक के ऊपर डिपेंड कौन रहता है, तो उपभोक्ता। तो पहली इकाई क्या हो गई, उत्पादक। उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहने वाला कौन है, उपभोक्ता। और उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड रहने वाला कौन है, अपघटक। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव किसके अंतर्गत आते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो आते हैं वो आते हैं अपघटक के अंतर्गत। ठीक है, उपभोक्ता के अंतर्गत यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दे रखा। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो कहीं ना कहीं उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वो जो प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो पृथ्वी के सबसे निकट की जो वायुमंडलीय परत है वो है क्षोभ मंडल। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, मतलब जो जल को प्रभावित नहीं करता है, जो जल में प्रदूषण को नहीं फैलाता है, ऐसा कौन सा तत्व है। उर्वरक है, एरोसोल है, पारा या फिर लवण है या पीड़कनाशी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एरोसोल, जो कि जल प्रदूषक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है। अब अजैव कारक का मतलब क्या होता है, तो अजैव कारक का मतलब होता है जिसमें कहीं ना कहीं जीव नहीं है, जीव नहीं है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश, इसमें भी यदि देखा जाए तो जीव नहीं है, जल में भी जीव नहीं है और ताप में भी जीव नहीं है। लेकिन अपघटक जो है एक तरीके से जैविक कारक है। कैसा कारक है ये, जैविक कारक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपघटक, क्योंकि ये जैविक के अंतर्गत शामिल होता है। तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जल में किस रोगजनक सूक्ष्मजीव की उपस्थिति संदूषण की सूचक है, यानी कि जल में ऐसा कौन सा सूक्ष्मजीव है जिसकी उपस्थिति जो कहीं ना कहीं संदूषण या फिर प्रदूषण का सूचक होती है। तो कोलीफॉर्म जीवाणु, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा या वोल्वोक्स। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलीफॉर्म जीवाणु। सर क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला एक प्रकार से एक ऐसी कवक है जिसमें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपने हवाई जहाजों में जिस एक तरीके से कवक को उगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, वो होती है क्लोरेला। चलिए अगला प्रश्न है 47। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पराबैंगनी किरणें, इनके सामने आप जैव आवर्धन, सुपोषण, हिमांद, बीओडी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनके आंसर डायरेक्टली हमको यहाँ पे नहीं लगाना है, इनके उत्तर दे रखे हैं यहाँ पर कूट में। तो कूट में से पहचान करके आपको बताना है। तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें से संबंधित क्या है, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ क्या है, डीडीटी क्या है, फास्फेट क्या है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर 3। सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 नहीं है तो नीचे होगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक, अब इसमें क्या है, तो पहले का तीसरा है, यानी कि पहला क्या है आप लोगों के सामने यहाँ पर पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें जो है वो किस चीज को दर्शाती है, तो हिमांद को दर्शाती है या हिमांधता को दर्शाती है ये। ठीक, वहीं बी का फोर्थ यानी जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है, तो ये है बीओडी। ठीक, सी का पहला यानी कि डीडीटी क्या है, तो जैव आवर्धन है, और फास्फेट क्या है, तो सुपोषण है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि प्रश्न एक है लेकिन यहां पर आपको 4 अलग अलग चीज देखने को मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, कवक, नीतलक या बेंथोस, पादप प्लवक या जंतु प्लवक। तो एक झील में जो द्वितीय पोषण स्तर जो होता है वो किस चीज का होता है, तो यह होता है जंतु प्लवक का। किसका होता है, जंतु प्लवक का। चलिए अगला प्रश्न है, बायोगैस या जिसे हम जैव गैस कहते हैं का मुख्य घटक क्या है,
तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, N2O, CO2 या CH4। तो बायोगैस या जैव गैस का जो मुख्य घटक होता है प्यारे साथियों वो होता है CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और इसकी यदि हम बात करें, इसकी जो दर्शाने की इकाई जो होती है वो इस प्रकार से होती है, क्योंकि कार्बन जो होता है इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने। अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3 आर में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको समाप्त करने के लिए जो 3 आर है उसमें सम्मिलित नहीं है। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब एक तरीके से उसको उत्पादित करने की इकाई के बारे में बात करता है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्यारे साथियों, यहाँ पर क्लास जो है आप लोगों को पता है H-T8 PRT को लेकर है। ठीक, तो अभी तक आप लोगों को मैंने जो 50 प्रश्न पढ़ाए हैं टोटल, यह वो प्रश्न है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। हूबहू प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।